जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं उदय शंकर और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी का पाठ्यक्रम। और अब चुनाव के निर्णय आपने देख लिए होंगे, तो उस दौर से अब निकल आओ और अब वापस अपने टॉपिक पे आ जाओ। जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हिंदी हम पढ़ रहे हैं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी एसआई या सीटेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप ये क्लास जरूर देखें और वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। कोई भी संदेह वाली बात हुआ करे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज का जो क्लास का शीर्षक रहने वाला है वो है अविकारी शब्द या निपात। तो हम समझेंगे अविकारी होते क्या है और इनके कितने प्रकार हैं। साथ ही इसी वीडियो में हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि निपात क्या होते हैं, अविकारी या निपात में अंतर होता है या कितनी समानता है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझ लेंगे। और इस क्लास का जो सीक्वेंस है वो है 29 यानी 29वीं ये क्लास है। अविकारी यानी अव्यय, निपात, इन तीनों के संबंध में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अव्यय। जब आप अव्यय शब्द के बारे में बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कैसे? अ और व्यय। और क्योंकि पता है, जब किसी भी शब्द के शुरू में ए आता है तो उसका मतलब होता है निषेध यानी वर्जित, यानी कि रोकना, मना करना। और व्यय मतलब होता है खर्च, यानी कि जो खर्च ना हो। इसका मतलब ये हो गया अव्यय, उसे कहते हैं अव्यय। किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय या अविकारी कहलाते हैं जिनके रूप किसमें लिंग, वचन या कारक काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न ना हो। अब विकार किसे कहते हैं? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो जैसे मैंने आपको संधि पढ़ाई थी, इस संधि में क्या होता है? विकार उत्पन्न हो जाता था, यानी परिवर्तन आ जाता था। जबकि यहाँ पे अगर ये आ जाते हैं तो ना लिंग, ना वचन, ना ही पुरुष काल के संबंध में कोई भी विकार, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उन्हीं को क्या कहते हैं हम? अव्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ जो मैं आपको बता चुका, क्या है? जो व्यय ना हो, अर्थात जो खर्च ना हो। अब इसी के बारे में और हमें पढ़ना है। जैसे अब थोड़ा-सा हमें कुछ शब्द, ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं अविकारी, शायद 1 घंटे में हो भी ना। लेकिन हमें क्या करना है कि कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो थोड़ा-सा ध्यान में आ जाएँगे आपके। हिंदी के शब्द कौन-कौन से होते हैं? जैसे तब, जब, इसलिए, चूँकि, किंतु, परंतु। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? हिंदी अव्यय। जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह और आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु। ये सब क्या है? बल्कि, इसलिए, तथापि, यद्यपि। ये सारे के सारे क्या हैं? हिंदी अव्यय हैं। और इन्हीं के आगे बढ़े हम थोड़े से संस्कृत के बारे में भी बात करेंगे। ये तो थे केवल शब्द। संस्कृत के होते हैं जैसे कि किंतु होता है, परंतु होता है। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि अव्यय के भेद। अव्यय के भेद 4 हैं। 4 कौन-कौन से? देखिए, एक तो आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आता है जो क्रिया की विशेषता बताए, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। दूसरा नंबर है संबंध बोधक। संबंध मतलब जो रिलेट करे किसी को, संबंध के बारे में बताए। और बोधक कहते हैं जो ज्ञान कराए। समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब जो अर्थ, जो इकट्ठा हो, एकत्रित हो, जो एकत्रित होने का भाव हो जिसमें, उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। इसी तरह से विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। जब कोई हर्ष की बात हो, खुशी की बात हो, दुखी की बात हो, तो इन भाव को व्यक्त करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? विस्मयादि बोधक। और आगे हम बात करेंगे निपात की, जो कि इसके अंदर भी आता है अव्यय के, और इससे अलग भी माना जाता है। तो निपात हमने थोड़ा सा अलग रखा है। अब एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले कौन सा सीक्वेंस के हिसाब से आता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताए। देखिए, इसके भी प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं क्रिया विशेषण के। अव्यय में जो पहला प्रकार है वो है क्रिया विशेषण, और उसके भी 4 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं? रीतिवाचक। रीति मतलब ढंग, तरीका। जो तरीके को दिखाए, दशा को दिखाए, रीति को दिखाए, उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और फिर है स्थानवाचक। स्थान का मतलब जो हमें प्लेस के बारे में नॉलेज कराए, स्थान के बारे में बताए। इसी तरह से कालवाचक। काल कहते हैं समय को। और परिमाणवाचक। परिमाण कहते हैं जिसे नापा जा सके, तोला जा सके, माप तोलने की वाली बात। तो ये हो गए क्रिया विशेषण के 4 भेद।
अब इसमें भी हम पहले को पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए इसे देखिए। अभी तक तो हम केवल प्रकार में भटक रहे हैं कि इसके कितने प्रकार हैं। अब सबसे पहला जो बात कर रहे हैं हम, वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि रीति क्या है? काम करने का तरीका, ढंग, किस हिसाब से कोई भी काम हम कर रहे हैं उसी को हम रीति कहते हैं। और हमेशा इसमें हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई वाक्य है तो उस वाक्य में हमें क्या ध्यान देना, हमें एक क्वेश्चन करना है, कैसे? क्या क्वेश्चन करना है? कैसे और किस प्रकार। जब हम कैसे या किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे तो हमें हमारा जवाब मिल जाएगा, और जो जवाब मिलेगा वही क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आया? नहीं आया तो ये देखिए, जैसे गाड़ी तेज चल रही है, वाक्य है गाड़ी तेज चल रही है, और आपने प्रश्न किया कि कैसे चल रही है। यहां जब आप प्रश्न करेंगे कैसे या किस प्रकार, तो उत्तर आएगा तेज। कैसे चल रही है? तेज। तो ये जो उत्तर आया है तेज, यही क्या है? रीति, ढंग। किस ढंग से चल रही है? तेज ढंग से। किस तरीके से चली है? तेज से। और किस प्रकार? तेज से। तो ये जो तेज है इसी को क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी और भी उदाहरण है, जैसे गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई। अब आपने क्वेश्चन किया कि कैसे आ गई? अचानक। उत्तर आया अचानक आ गई। और जो हमारा उत्तर मिला इसी को क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे उत्तर करने पे? मैं उनसे भली भांति परिचित हूं। मैं उनसे भली भांति भांति परिचित हूं। किससे? या कैसे परिचित हो? भली भांति। उत्तर आया भली भांति। तो ये जो भली भांति है यही है रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और तुम तो झटपट काम करो। कैसे काम करो? झटपट। तो ये जो झटपट है यही क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको पहला प्रकार बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है, हमें क्वेश्चन करना है कि कैसे या किस प्रकार। और ये हमारा एक प्रकार समाप्त हो गया। जो दूसरा प्रकार है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। कैसे? स्थान, क्योंकि जो स्थान के बारे में संबंध कराए, स्थान के बारे में हमें ज्ञान कराए। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें केवल एक क्वेश्चन करना है, कहाँ। देखिए जब भी स्थान की बात होती है, किसी भी प्लेस की बात होती है, तो हम यही तो पूछते हैं कहाँ। मानो दिल्ली, आगरा, मुंबई या कहीं भी, तो हम यही तो कहते हैं कहाँ। तो एक प्रश्न करना है स्थान के लिए, कौन सा? कहाँ। जैसे यहाँ वहाँ, ये सारे क्या है? स्थान है। यहाँ वहाँ, इधर उधर, नीचे बाहर भीतर आसपास, घर में, स्टेशन। जैसे हमने बोला रीता, रीता स्टेशन पर है। स्टेशन पर है। अब आप इस वाक्य में एक प्रश्न करेंगे, और वो प्रश्न क्या है? कि कहाँ है? उत्तर आया स्टेशन। स्टेशन क्या हो गया? कालवाचक। सॉरी सॉरी, स्थानवाचक। स्थानीय बताया ना, तो स्थानवाचक हो गया। ऐसे ही वह घर में है। वह घर में है। तो आपने प्रश्न किया कहाँ है? घर में। तो घर क्या? स्थान हो गया। स्थान को इंगित कर रहा है, स्थान को संकेत कर रहा है। तो इस तरह से जब हम कहाँ प्रश्न करेंगे तो हमारा जवाब मिल जाएगा, और जो जवाब मिलेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्थानवाचक। दो प्रकार आपने देख लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो तीसरा रहने वाला है वो है कालवाचक। काल, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, काल कहते हैं समय को। किसे? समय को। जो समय के बारे में बोध कराएगा। जैसे, और इसकी पहचान के लिए समय को तो हम ये कहते हैं कब की बात है भाई, है ना? दोपहर, शाम, कल, परसों, तरसों, बरसों पहले, या एक साल पहले। तो हम यही तो कहते हैं कब, कब की बात है। तो हमें प्रश्न करना है कब। क्या? एक ही प्रश्न करना है कि कब, कब की बात। और हमें अपना जवाब मिल जाएगा। जो जवाब मिलेगा वही हमारा जो है क्या होगा? कालवाचक। जैसे ये शब्द कैसे होते हैं? आजकल, कभी, प्रतिदिन, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे, हर साल। ये सारे के सारे क्या? समय के बारे में तो बता रहे हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया कि गुरुजी अभी आए। गुरुजी अभी आए। आपने कहा कब आए? आपने एक प्रश्न किया कि कब आए, तो अभी आए। और ये अभी क्या है? कालवाचक। समझ गए? तो ये काल को बता रहा है। काल मतलब समय को बता रहा है। काल या समय। जब समय को बता रहा है, काल को बता रहा है, तो वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्रम है इसका
वो है परिमाणवाचक। और परिमाण को क्या कहते हैं? मापना तोलना। जहां पे मापने तोलने की बात होती है उसी को परिमाण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? कितना या कितनी। जब कोई तोलने वाली चीज होती है, मानो दूध है 4 लीटर, 5 लीटर, या चीनी है 1 किलो, 2 किलो, कोई भी वस्तु जिसे हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, तो हम यही तो कहते हैं कितनी चीनी या कितना दूध। जब हम प्रश्न करेंगे कितना, क्या है कितना या कितनी, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जवाब मिल जाएगा। और जो जवाब मिलेगा वही क्या होगा? हमारा परिमाण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह दूध बहुत पीता है, हमने बोला वह दूध बहुत पीता है। आपने प्रश्न किया कि कितना, उत्तर आया बहुत। कितना? बहुत। तो ये बहुत क्या हो गया? यही है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। परिमाण कहते हैं मापने तोलना, वाचक को कहते हैं जो बताने वाला होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। मैं जितना खाता हूं उतना मोटा होता हूं। तो जितना और उतना क्या है? ये कितना, उतना। जितना खाता हूं और उतना मोटा होता हूं। तो ये सारे क्या है? परिमाणवाचक। वह थोड़ा ही चल सकी। कितना चल सकी? थोड़ा। तो उत्तर आया थोड़ा चल सकी। थोड़ा क्या हो गया? परिमाण हो गया। अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अगर फिर भी आपको 1% भी ऐसा संदेह रह जाए कि यहाँ समझ में नहीं आया, तो या तो कमेंट करें या वीडियो को जरूर दोबारा देख लें। ऐसा इस वीडियो में कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। शर्त यह है कि आप ध्यान से समझें। देखिए हमने क्या किया कि क्रिया विशेषण के हमने 4 प्रकार पढ़ लिए। अव्यय के जो हमने 4 प्रकार आपको बताए थे, उसमें से जो पहला था वो था क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के भी थे 4 प्रकार, जो कि अभी अभी हम कवर कर चुके। अब जो नेक्स्ट प्रकार आता अव्यय का, उसे कहते हैं हम संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध से क्या पता चलता है? कि जो संबंध के बारे में बताएगा। जैसे, और इसके बारे में क्या है कि या तो संज्ञा के या सर्वनाम के बाद या वाक्य के या दूसरे वाक्य से जो संबंध बताता है, उसी को क्या कहते हैं? संबंध बोधक या परसर्ग कहते हैं। अब संबंध कैसे बताया जा सकता है? परिभाषा से शायद नहीं समझते, हमेशा उदाहरण से ज्यादा समझ में आता है। उदाहरण पे ध्यान दीजिए। सीता घर के भीतर बैठी है। तो भीतर क्या हो गया? घर के भीतर। जो भीतर है यही तो इसका संबंध बता रहा है। और शीत के कारण गरीब का बुरा हाल है। किसके? शीत के कारण। तो ये क्या है? कारण। इसमें क्या है? संबंध बता रहा है। किससे? शीत से। तो ये क्या हो गया? इसका संबंध बोधक। जो नेक्स्ट प्रकार है अव्यय का, वो है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का अर्थ होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। जब बात इकट्ठी करने की होती है, जैसे कि एक शब्द को शब्द से मिलाना, वाक्य को वाक्य से मिलाना, या किसी संदर्भ को संदर्भ से मिलाना। जैसे और किससे मिलाएंगे हम? योजक के साथ। जैसे राधा आज आएगी और कल चली जाएगी। देखिए राधा आएगी, आज आएगी, ये एक वाक्य था। दूसरा वाक्य था कल चली जाएगी। लेकिन दोनों वाक्यों ने किसने मिलाया? इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ दिया? और ने। राधा आज आएगी और कल चली जाएगी। अब इन दोनों वाक्य को जो अलग अलग था, एक इधर था एक इधर था, दोनों को किसने जोड़ दिया? और ने। और ये और ही क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। इसी तरह से अगर मैं बोलूं मैं और आप। अब देखिए इधर क्या था? एक शब्द। एक शब्द ये है। और मैं और आपको, दोनों शब्दों को किसने जोड़ दिया? और ने। तो इन्हीं को जो जोड़ने का काम करता है, उसी को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसके भेद पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के। इसके दो बहुत सॉरी इसके दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं समानाधिकरण, एक होता है व्याधिकरण। समुच्चय बोधक समानाधिकरण में कुछ ही आते हैं शब्द, जैसे कि और है, या, वह, तथा, अथवा, च। ये क्या है? समानाधिकरण। जबकि व्याधिकरण में सारे आ जाते हैं लगभग। जैसे इसलिए कि, क्योंकि, चूंकि, ताकि, जिससे कि, उससे कि, जो, जिसने, जैसा, वैसा, तैसा, जैसे, ज्यों त्यों, किंतु, परंतु, लेकिन, वर्ण, और क्या है? बल्कि। ये सारे के सारे क्या है? व्याधिकरण।
समुच्चय बोधक अव्यय। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जब ये किसी शब्द के आ जाते हैं कि उसने बुलाया, मानो एक वाक्य है कि उसने बुलाया इसलिए मैं गया, उसने बुलाया इसलिए मैं गया, क्या आ गया? इसलिए। तो ये इसलिए क्या है? इसने जोड़ दिए, जोड़ने का काम किया, इसलिए को क्या कहते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये सारे क्या है जब आ जाएंगे वाक्य में। आगे पढ़िए। जैसे चलो इसके और उदाहरण देखिए। जैसे रोटियां मोटी हैं किंतु रोटियां मोटी हैं किंतु स्वादिष्ट थी, यहाँ है आएगा। रोटियां मोटी हैं किंतु स्वादिष्ट थी, तो ये किंतु क्या है? एक अलग है मोटी और स्वादिष्ट अलग था, और किंतु ने इसे जोड़ दिया। वह आया परंतु देर से, ये परंतु क्या? जोड़ने का काम कर रहा है। तुमने मना किया, हाँ इसलिए मैं नहीं आया, तो इसलिए मैं नहीं आया। मैंने यह काम खत्म कर दिया जिससे कि तुम्हें आराम मिल सके, तो ये जिससे कि, उससे कि, ये क्या है? सारे समुच्चय बोधक अव्यय, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो आपने ये सारे समझ लिए। अब जो नंबर 4 है वो है विस्मयादि बोधक। और विस्मयादि बोधक के बारे में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब हर्ष की बात हो, दुख की बात हो, है ना, तो ये सारे, घृणा की बात हो, आश्चर्य की, विषाद की, इन जब भावों की बात होती है उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है। अब जैसे इसके अर्थ की दृष्टि से 8 भेद हैं। कितने? 8। और वो 8 भेद समझ लेंगे अभी। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। जो विस्म सूचक है, जो विस्म का हमें सूचना देता है, वो किस प्रकार के शब्द होते हैं? जैसे कि अरे, अरे यार, क्या, एकदम। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ये चिन्ह हमेशा लगता है, ये वाला। तो इससे तो आप बड़े आराम से पहचान लोगे। जब भी ये चिन्ह आएगा तो आप कहोगे विस्मयादि बोधक का है। अरे क्या, सच, ए, ओ, है। इसी तरह से हर्ष, हर्ष कहते हैं जब खुशी की बात होती है, तो हम अरे की वाह, आहा, शाबाश, बहुत बढ़िया, धन्य। तो ये सारे क्या है? हर्ष, खुशी की बात है। इसी तरह से शोक सूचक, शोक क्या मतलब होता है? दुख। जब कोई दुख, करुणा की बात होती है, जैसे कि ओह, हाय, त्राही त्राही, हाय राम, ये क्या हुआ? तो ये जो हाय राम के बाद में ये जो चिन्ह लग रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं हम? विस्मयादि। इसी तरह से स्वीकार, जब एक्सेप्ट करते हैं हम, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ हाँ, ठीक। और ये जो चिन्ह लग रहा है हर किसी शब्द में लग रहा है, इसी से आप पहचान लेंगे। तिरस्कार यानी कि किसी को मना करना, धिक, छी, हट, दूर, ये सारे के क्या है? तिरस्कार सूचक। अनुमोदन सूचक, ये क्या? हाँ हाँ, ठीक, अच्छा। आशीर्वाद सूचक क्या होते हैं? जीते रहो, चिरंजीव भव, दीर्घ आयु हो, खुश रहो। ये सारे के सारे क्या है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह लग रहा है इनमें। संबंध, संबोधन सूचक, हे राम, रे, रे बालक, अरे रे, ए, ये क्या है? संबंध, संबोधन। तो ये इसके 8 प्रकार थे। किसके? विस्मय आदि सूचक के 8 प्रकार, जो कि आपने देख लिए। यही सारे शब्द आते हैं और इनमें कुछ नहीं करना, आपको बस इस पे ध्यान देना है, इस चिन्ह पे। जब भी ये चिन्ह आएगा तो आपको समझ जाना है कि विस्मय आदि सूचक की ये बात हो रही है। अब हमने लगभग सारे सारे क्या पढ़ लिए? अव्यय। अव्यय के जितने प्रकार थे वो सारे पढ़ लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे निपात की। अब निपात क्या होता है? देखिए, जिस तरह से अव्यय नहीं बदलते अपने काल, पुरुष, लिंग इनके अनुसार, उसी तरह से लगभग निपात भी वैसी हैं। लेकिन निपात में क्या होता है? जब हम कोई शब्द बोल रहे होते हैं, कोई वाक्य बोल रहे होते हैं, और उस वाक्य में हम एक शब्द पे ज्यादा बल देते हैं, ज्यादा जोर देते हैं एक शब्द पे, उसी को कहते हैं निपात। जैसे, हाँ, जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश। उदाहरण है, तुम्हें आज रात तक, तुम्हें आज रात तक रुकना ही पड़ेगा। दे यहाँ की, यहाँ से तक आना था, ये तुम्हें आज रात तक रुकना ही पड़ेगा। तो ये तक क्या, इस पे हमने ज्यादा बल दिया कि तुम्हें आज रात तक रुकना ही पड़ेगा, और तक क्या है? निपात। इसी तरह से तुमने तो हद कर दी, क्या हद, क्या इस पे ज्यादा बल दे रहे हैं, हद क्या हो गया? निपात। मैं भी कल, सॉरी, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी पे ज्यादा बल दे रहे हैं ना, कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, भी क्या है? निपात हो गया। इसी तरह से गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, बच्चे तक जानते हैं, हमने तक पे क्या दिया? ज्यादा बल दे दिया। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, तो ये क्या है? तक, निपात।
तो मैं उम्मीद करता हूँ निपात और अव्यय आपको समझ में आ गए। और शायद इस वीडियो में निपात और इतना ही था, देख लेते हैं फिर भी। अब आप हमें बताएंगे, क्योंकि वीडियो का निपात और अव्यय हमने खत्म कर लिया अच्छे से। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो जरूर दोबारा देखा करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भूलें ही ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।